हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। पिछली क्लास में मेंडलीव की आवर्त सारणी हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी मैंने तुम लोगों को बनाना सिखा दिया था और क्लास मैंने एंड की थी कि हम नेक्स्ट क्लास में मेंडलीव की उपलब्धियां पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक वही रहेगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ। ये टेबल मैंने वापस इसलिए बनाई है क्योंकि बार बार अगर बनाएंगे तो वो टाइम लग जाएगा और इस टेबल के बिना हम उसकी अचीवमेंट्स या मेंडलीव की उपलब्धियां नहीं पढ़ सकते। तो स्टार्ट करते हैं मेंडलीव की उपलब्धियां। देखो, मेंडलीव की उपलब्धियां, मेंडलीव की कितनी उपलब्धियां? 4-5 उपलब्धियां हैं, पढ़ने से पता लग जाएगा। तो देखो, पहली उपलब्धि थी मेंडलीव का आवर्त नियम। मेंडलीव का आवर्त नियम। कुछ किताबें इसको मेंडलीव कहती है, कुछ मेंडलीव कहते हैं, इसलिए मैं बार बार ऐसे बोल रहा हूँ। तो आवर्त नियम आप जानते हो कि तत्वों के गुणधर्म बढ़ते हुए परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। अर्थात एक निश्चित अंतराल के बाद तत्व बढ़ते हुए परमाणु भार का पालन करते हुए उन तत्वों की पुनरावृत्ति वापस उसी वर्ग में हो जाती है तथा वो आपस में गुणधर्मों में समान होते हैं। ये आपको पहली उपलब्धि चिपकानी है। ये पहली उपलब्धि है कि तत्वों के परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। अर्थात एक निश्चित अंतराल के बाद तत्व बढ़ते हुए परमाणु भार का पालन करते हुए वो तत्व वापस उसी वर्ग में आ जाता है जिनके गुणधर्म आपस में समान हो। दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक रूल ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ओके, ये इसकी पहली अचीवमेंट थी, पहली उपलब्धि थी, जो बिल्कुल सही है। तत्वों को जमाया उसने तो और जम भी रहे। देखो, दूसरी बात, लेकिन इसका जो पहला नियम है ना, ये बढ़ता हुआ परमाणु भार, ये कुछ कुछ स्थानों पर गलत हो रहा है। वो हम कमियों में पढ़ेंगे। वो हम किस में पढ़ेंगे? कमियों में। ठीक है। दूसरी उपलब्धि इसकी ये थी कि मेंडलीव ने कुछ स्थान रिक्त छोड़े थे, जैसे ये खाली स्थान छोड़ा, ये स्थान रिक्त छोड़ा। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि भविष्य में कुछ और तत्व मिलने वाले हैं जिनको यहाँ पर रखा जाएगा, इसलिए उसने कुछ कुछ स्थानों को खाली छोड़ दिया जा। कुछ स्थानों को भविष्य के लिए रिक्त रखा। भविष्य के लिए रिक्त रखा। देखो, उसके अलावा ये जो 8वां वर्ग है ना, उसमें ये जो गैप दिख रहा है आपको, यहाँ पर अक्रिय गैस आती है। यहाँ पर अक्रिय गैस, जिनको नोबल गैसेज भी कहा जाता है, इनर्ट गैस भी कहते हैं। तो मेंडलीव को पता था इस बात का कि वायुमंडल में कुछ ऐसी भी गैसें हैं जो अक्रिय है, वो किसी से क्रिया नहीं करती, उनको नोबल गैस कहा जाता है। इसकी जानकारी तो न्यूलैंड वाली पीरियोडिक टेबल में मिलती है। मैंने बताया था ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडोन, ये ऐसी गैसें हैं जो इनर्ट गैसेज है। ये वायुमंडल में किसी भी मेटल नॉन मेटल से क्रिया नहीं करती। तो मेंडलीव ने इनके लिए भी खाली स्थान छोड़ दिया था। ये भी इसकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ये भी इसकी एक दूरदर्शिता बोल सकते हो, एक दृष्टिकोण बोल सकते हैं कि इसने इतना दूर तक सोच लिया था कि भविष्य में ऐसी गैसें मिल सकती हैं। तीसरी बात, अक्रिय गैसों के लिए रिक्त स्थान छोड़ा। हो गया, ये थी इसकी तीसरी अचीवमेंट। चौथी अचीवमेंट ये थी कि देखो, इस पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव को कुछ तत्वों के नाम का पता नहीं था। जैसे मैं राउंड बनाऊं, जैसे एक तो है गैलियम, ये स्कैंडियम और ये जर्मेनियम। तो मेंडलीव को इनका नाम का पता नहीं था। ये तो मैं अभी बोल रहा हूँ, ये तो अभी नाम पता चला मैं। जी, ये क्या होता है? गैलियम।
Sc क्या होता है स्कैंडियम, और Ge क्या होता है जर्मेनियम। ये तो हमें आज पता है, लेकिन मेंडलीव को इन तत्वों के नाम का पता नहीं था। तो उसने क्या किया, इन तत्वों का नाम निकालने के लिए इनके ऊपर आने वाले तत्व, जैसे गैलियम के ऊपर कौन सा तत्व आ रहा है एल्यूमिनियम, स्कैंडियम के ऊपर बोरॉन। फिर आप बोलो सर गैलियम के ऊपर बोरॉन भी तो मान सकते हैं ना, लेकिन स्कैंडियम ऊपर है ना, तो स्कैंडियम बोरॉन और गैलियम एल्यूमिनियम। और जर्मेनियम के लिए सिलिकॉन, जर्मेनियम के लिए टाइटेनियम नहीं लेंगे क्योंकि इसके ऊपर वाला आवर्त का तत्व सिलिकॉन। तो उसने क्या किया, ये Ga, Sc और Ge इनका नाम निकालने के लिए इनसे ऊपर आने वाले आवर्त में जो तत्व आ रहे हैं उनके आगे एक का उपसर्ग लगाकर नाम निकाल दिया। एक का उपसर्ग, जैसे गैलियम का नाम निकालना ना, तो गैलियम का अटैचमेंट किससे एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम के आगे एक का उपसर्ग लगा दिया। उपसर्ग का मतलब शब्द से पहला लगता है एक का, तो गैलियम का नाम हो गया एक का एल्यूमिनियम, एक का एल्यूमिनियम। स्कैंडियम का नाम हो गया एक का बोरॉन, एक का बोरॉन। ठीक उसी प्रकार जर्मेनियम का नाम हो गया एक का सिलिकॉन। समझ में आई बात। मेंडलीव को कुछ तत्वों के नाम का पता नहीं था, इसलिए उन्होंने उन तत्वों का नाम निकालने के लिए उन तत्वों से पहले आने वाले आवर्त के तत्वों के आगे एक का उपसर्ग लगाकर उनका नामकरण किया। जैसे संस्कृत वर्ड है एक का उपसर्ग लगाकर नाम निकाला, जैसे गैलियम Ga का क्या नाम निकाला, एक का एल्यूमिनियम। उसके बाद स्कैंडियम का क्या नाम निकाला, एक का बोरॉन। जर्मेनियम का क्या नाम निकाला, एक का सिलिकॉन, एक का सिलिकॉन। ऐसे उसने एक का उपसर्ग लगाकर इन तत्वों का क्या कर दिया, नामकरण कर दिया। समझ में आई बात। तो ये थी मेंडलीव की चौथी उपलब्धि। ये मेंडलीव की उपलब्धियां थी, एक बार वापस रिवाइज करा दूं। तत्वों के गुणधर्म, तत्वों के परमाणु भार के आवर्तन होते हैं, अर्थात एक निश्चित अंतराल के बाद तत्व बढ़ते हुए परमाणु भार का पालन करते हुए तत्वों की पुनरावृत्ति वापस उसी वर्ग में हो जाती है, जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। दूसरा, कुछ स्थानों को भविष्य के लिए खाली छोड़ा। तीसरा, अक्रिय गैसों के लिए भी उसने स्थान को क्या किया, खाली छोड़ दिया, इनर्ट गैसेज। और अगर चौथे की बात करें तो कुछ तत्वों का नाम उन्होंने एक का उपसर्ग लगाकर, जैसे एक का एल्यूमिनियम, एक का बोरॉन, एक का सिलिकॉन, ऐसे नाम निकालकर किया। ये लो, ये थी मेंडलीव की अचीवमेंट्स या मेंडलीव की उपलब्धियां। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मेंडलीव की कमियां। मेंडलीव की कमियां, देखो कमियां क्या थी उनकी। मेंडलीव की कमियां, मेंडलीव की कमियां 4 या 5 कमी समझानी है। देखो पहली कमी थी हाइड्रोजन की स्थिति को नहीं समझा सका। हाइड्रोजन की स्थिति, देखो मेंडलीव की पहली कमी यही थी कि हाइड्रोजन की स्थिति को नहीं समझा सका। कैसे, हाइड्रोजन कौन से वर्ग में आ रहा है, पहले वर्ग में। तो हाइड्रोजन की सिमिलरिटी किससे है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रूबिडियम, सीजियम, इनसे है ना। बाकी आप एक्चुअल में देखोगे ना, रियल में, तो हाइड्रोजन एक हैलोजन एलिमेंट है। हाइड्रोजन हैलोजन तत्व है, और हैलोजन तत्व होता है ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये हाइड्रोजन इनके साथ आना चाहिए। हाइड्रोजन की स्थिति तो आज भी पता नहीं है। आज के टाइम की बात करें ना, आज की प्रेजेंट टाइम की, तो आज भी हाइड्रोजन की स्थिति निश्चित नहीं है आवर्त सारणी में। हाइड्रोजन एक आवारा तत्व कहलाता है। आवारा का मतलब है तो कहीं पर भी जा सकता है, किसी से भी क्रिया कर सकता है। बाकी देखा जाए ना, हाइड्रोजन किसके साथ आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके साथ आता है, क्योंकि ये सब हैलोजन तत्व है। तो हाइड्रोजन भी हैलोजन तत्व है, इनके साथ आना चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन की पोजीशन कहाँ पर है, पहले वर्ग में। समझ में आ गई बात। मेंडलीव हाइड्रोजन की स्थिति को
नहीं समझा सका। बाकी तो नोट्स में मिल ही जाएगा आपको सर। हाइड्रोजन की स्थिति को नहीं समझा पाया। ओके, सेकंड ये है समस्थानिकों की स्थिति। समस्थानिकों की स्थिति मतलब ये है कि देखो आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, समस्थानिक किसे कहते हैं? वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान रहता है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? 3। जो सेकंड कमी है मेंडलीव की वो है समस्थानिकों की स्थिति। तो मैं ये कह रहा था कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? 3। 1 1 1 1 2 3। तो नीचे वाला तो क्या होता है? परमाणु क्रमांक। ये तो समान है, एक आ रहा है। ऊपर वाला क्या है? परमाणु भार। ये अलग अलग आ रहा ना। तो हाइड्रोजन के कितने रूप हो गए? हाइड्रोजन के 3 रूप हो गए। मतलब हाइड्रोजन को 3 जगह रखा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बढ़ता हुआ परमाणु भार, देखो इसका परमाणु भार 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो हाइड्रोजन के 3 है ना, वो तीनों बढ़ते हुए परमाणु भार शो कर रहा है। तो हाइड्रोजन 3 जगह पर होना चाहिए। जबकि ऐसा पीरियोडिक टेबल में है क्या? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में ऐसा है क्या कि हाइड्रोजन 3 जगह आ रहा है? कि हाइड्रोजन की जो समस्थानिक है, हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स है, उनको क्या इसने अलग अलग पोजीशन दी है? नहीं दी ना। तो ये भी इसकी आवर्त सारणी की क्या है? कमी। जबकि यही क्या स्टेटमेंट दे रहा है कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर जमाया गया है। जबकि ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, समस्थानिकों में तो नहीं हो रहा है। ठीक है। इसकी जो तीसरी कमी है, तीसरी कमी थी कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर जमाया गया है। लेकिन आप देखो 2-3 जगह पर ऐसे मामले सामने आएंगे आपके सामने जहां पर बढ़ता हुआ परमाणु भार शो नहीं हो रहा। जैसे मैं सबसे पहले बात करूं तो ये देखो, कोबाल्ट का परमाणु भार होता है 58.93, निकिल का होता है 58.71। जैसे ये टेलुरियम है, इसका परमाणु भार होता है 127.60 और आयोडीन का होता है 126.90। तीसरी कमी क्या है? मेंडलीव खुद क्या बोलता है कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर जमाया उसने। लेकिन यहां पर देखो आप, कोबाल्ट पहले आ रहा है कि निकिल पहले आ रहा है? फिर आप कहोगे सर कोबाल्ट पहले है, जबकि कोबाल्ट का परमाणु भार कितना है? 58.93 और इसका परमाणु भार कौन है? 58.71। 58.71। तो ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है? कोबाल्ट का ज्यादा है। अरे 0.93 ज्यादा है या 0.71? ये उत्तर ज्यादा है। तो आप बोलोगे सर कोबाल्ट का परमाणु भार ज्यादा है। और अगर कोबाल्ट का परमाणु भार ज्यादा है तो कोबाल्ट बाद में आना चाहिए, कोबाल्ट बाद में आना चाहिए। जबकि ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। तो इस जगह मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल क्या हो रही है? फेल हो गया। इस जगह मेंडलीव का बढ़ता हुआ परमाणु भार का नियम क्या हो गया? फेल हो गया। सिर्फ यहां पर ही नहीं, और एक जगह यहां पर देखो आप, ये जो Te है, ये जो टेलुरियम है, इसका परमाणु भार कितना है? 157.60, 127.60। तो अब आयोडीन का परमाणु भार देखो 126.90। तो बताओ ये ज्यादा है कि ये ज्यादा? टेलुरियम का ज्यादा कि आयोडीन का ज्यादा? आप बोलोगे सर टेलुरियम का ज्यादा है। तो फिर टेलुरियम यहाँ आना चाहिए ना, आयोडीन पहले आना चाहिए ना। तो यहाँ पर भी इसका जो आवर्त फलन है, बढ़ता हुआ परमाणु भार का जो नियम है, वो क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। तो वी कैन से दैट कि कुछ स्थानों पर मेंडलीव के बढ़ते हुए परमाणु भार की पालना नहीं हो रही है। कुछ स्थानों पर बढ़ते हुए परमाणु भार की पालना नहीं हो रही है। आप एग्जाम्पल डाल सकते हो, जैसे कोबाल्ट और निकल, मतलब 18वें वर्ग में, और इसके साथ साथ 6ठे और 7वें वर्ग में। वो नोट्स में मिल जाएगा आपको। अब इसकी जो ड्रॉबैक है नंबर 4, चौथी जो इसकी कमी है वो ये है कि समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग रख दिया।
और असमान गुणधर्म वाले तत्वों को एक जगह रख दिया। लेकिन वो अलग अलग पॉइंट बनाएंगे हम। पहले पॉइंट नंबर 4, समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग रख दिया। पॉइंट नंबर 4, समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग रख दिया। जैसे एग्जाम्पल देखो आप, ये क्या है? कॉपर, ठीक है। ये क्या है? मरकरी, जिसे हम पारा भी बोलते हैं। तो कॉपर और मरकरी, इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज है ना, बहुत हद तक सिमिलर है। मतलब दोनों सिमिलर एलिमेंट हैं, इन दोनों में बहुत ज़्यादा समानताएं पाई जाती है बहुत से गुणधर्मों के आधार पर। ये सिमिलर एलिमेंट है, सिमिलरिटी दर्शाते हैं, समानता दर्शाते हैं। जबकि मेंडलीव ने क्या कर दिया? इनको तोड़ दिया, इसको पहले वर्ग में रख दिया, इसको दूसरे वर्ग में, जो कि गलत है, जो कि गलत है। समान गुणधर्म वाले तत्वों को कैसे रख दिया? अलग अलग। कॉपर और मरकरी एक दूसरे से समानता दर्शाते हुए भी इन तत्वों को अलग अलग वर्गों में रखा गया है। तो एग्जाम्पल दे देना कॉपर और मरकरी का। अब इसकी जो कमी है, जो 5वें नंबर की कमी है, वो ये है कि असमान गुणधर्म वाले तत्व, असमान गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही जगह रख दिया, एक ही जगह रख दिया। देखो असमान गुणधर्म वाले कैसे? ये जो कॉपर है ना, सॉरी पोटाशियम है, कॉपर है, ये रूबिडियम है, और ये सिल्वर है, ये सीजियम है, और ये जो श्रेणियाँ आ रही ना, कैल्शियम, और ये जो कैल्शियम जिंक है, ये स्ट्रोंसियम और कैडमियम है, बेरियम और एजी है, बेरियम, एजी, रूबिडियम, सिल्वर, ये एक ही जगह पर है। जबकि इनकी प्रॉपर्टी मैच ही नहीं करती। इनकी फिजिकल या केमिकल जो भी प्रॉपर्टीज है, ये आपस में इटसेल्फ डू नॉट मैच इट आवरसेल्फ इन दीज प्रॉपर्टीज। इनकी प्रॉपर्टी मैच ही नहीं कर रही। रूबिडियम किसी भी तरीके से मेल नहीं खाता है सिल्वर से, बेरियम किसी भी तरीके से मेल नहीं खाता किससे? मरकरी से, फिर भी एक जगह पर है। तब हम कह सकते हैं ना कि असमान गुणधर्म वाले तत्वों को एक जगह रख दिया और समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग रख दिया। तो ये भी मेंडलीव की क्या रही? कमी। और कमी नंबर 5, जो लास्ट की कमी है, वो ये है कि मेंडलीव ने तीन तीन तत्वों को एक ही जगह रख दिया। ये देखो 3 तत्व, ये देखो 3 तत्व, ये देखो 3 तत्व। तो ऐसे कुल मिलाकर मेंडलीव की कितनी कमियां हो गई? 5 कमी। देखो वापस रिवाइज करवाता हूँ। मेंडलीव की 5 कमी। मेंडलीव की पहली कमी थी कि मेंडलीव हाइड्रोजन की पोजीशन को नहीं समझा सका। और ये तो हम ऐसे भी मान सकते हैं कि आज भी हाइड्रोजन की पोजीशन स्थित नहीं है, फिक्स नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। तो हाइड्रोजन हैलोजन का तत्व होते हुए उनसे अलग रहता है। दूसरी बात, मेंडलीव समस्थानिकों की स्थिति नहीं समझा सका। जैसे हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक होते हैं, और ठीक है 3 समस्थानिक मैंने बताया था, ये रहा 1 वाला 2 वाला, तो ये तो हाइड्रोजन है, ये ड्यूटीरियम है, ये ट्राइटियम है। तो इनको भी अलग अलग पोजीशन मिलनी चाहिए, इनको भी अलग अलग स्थान मिलना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। तीसरी कमी ये थी कि इसकी टेबल का जो मेन फंडा था, इसकी पीरियोडिक टेबल का जो मेन आधार था, वो ये था कि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर जमाया। लेकिन कुछ कुछ स्थानों पर आपने देखा, यहाँ पर और यहाँ पर तत्वों का बढ़ता हुआ परमाणु भार काम नहीं कर रहा है। चौथी इसकी कमी थी कि मेंडलीव ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग रख दिया। जैसे आप देख सकते हो पहले वर्ग में और दूसरे वर्ग में कॉपर और मरकरी आपस में समान होते हुए भी अलग अलग है। 5वीं इसकी जो कमी थी वो ये थी कि असमान गुणधर्म वाले तत्वों को एक जगह डाल दिया। श्रेणी फर्स्ट और श्रेणी सेकंड, पहले और दूसरे वर्ग में आप देख सकते हो, जो कि गलत है। और फाइनली इसकी जो लास्ट वाली कमी थी वो यही थी कि 3 तत्वों को एक साथ रख दिया, जबकि 3 तत्वों को एक ही वर्ग और एक ही आवर्त में एक साथ नहीं रखा जा सकता। तो ये मेंडलीव की क्या रही? कमियां। तो मेंडलीव की 5 उपलब्धियां और मेंडलीव की 6 कमियां आपको डेफिनेट याद करना है, क्योंकि अगर पीरियोडिक टेबल में से कोई क्वेश्चन आता है तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से आता है, मेंडलीव की आवर्त सारणी से ही क्वेश्चन आता है। बस
एक लास्ट की आवर्त सारणी बच रही है, आधुनिक आवर्त सारणी, हेनरी मोजले की आवर्त सारणी। वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।